वेलकम चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10th का साइंस का सीबीएसई बोर्ड 1 के पेपर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और करेक्ट आंसर जानेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने होते हैं और पढ़कर आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर। खंड का में देखिए 24 प्रश्न है, आपको 1 से 24 थे, आपको 20 करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, किसी छात्र ने परख नली में सोडियम सल्फेट विलयन लेकर उसमें बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाया तो परख नली में अविलेय पदार्थ बन गया। इस अविलेय पदार्थ का रंग और सूत्र बताना था। तो बच्चों, जब आपको पता है कि जब हम सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। करेक्ट आंसर कौन सा था? सी, सफ़ेद BaSO4। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार या अल्कली बनाते हैं? यहाँ पर 2 क्षारीय पदार्थ आपको दिए थे। ए में Na2O सोडियम ऑक्साइड और 3 में K2O, दोनों क्षारीय पदार्थ हैं, पोटेशियम और सोडियम के साथ बनने वाले ऑक्साइड। यहाँ पर 2 आपको अम्लीय ऑक्साइड दिए हुए थे, NO2 और SO2। तो करेक्ट आंसर कौन सा लगाना था? A, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको चित्र दिया हुआ था जिसमें कौन सी गैस बन रही है बच्चों? जिंक लिया गया था और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और उसकी पहचान क्या होती है बच्चों? पॉप साउंड के साथ जलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा था? डी, हाइड्रोजन, जो जलते समय पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अभिक्रिया करके दिखाई गई थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम और जल की अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको क्या बताना था? आपको संतुलित समीकरण पर टिक लगाना था। इसमें आपका करेक्ट आंसर था बी, जिसमें ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O ट्वाइस NaOH और H2 ये बिल्कुल संतुलित है, तो आपको बी को करेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में तालिका दी हुई थी। तालिका में आपको विकल्प दिए हुए थे, प्राकृतिक स्रोत और उपस्थित अम्ल। संतरे में ऑक्सैलिक अम्ल, ये गलत होता है। खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल सही है। चींटी का डंक, मेथेनॉइक अम्ल, ये बिल्कुल सही है। मेथेनॉइक अम्ल को ही हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, तो ये सही है। इमली एसिटिक अम्ल, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आया? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दी हुई थी। ये अभिक्रिया C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराई। बच्चों, ये कौन सी क्रिया होती है? ये श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया होने के कारण ये कैसी होगी? श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे। विस्थापन, ऊष्मा शोषी, उदासीनीकरण गलत है। सही आंसर था ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो आपको सी पर निशान लगाना था। नीचे दिए गई अभिक्रियाओं के लिए कौन से कथन सही हैं? सही लिखने थे आपको। MnO2 और HCl की क्रिया कराई गई थी। इसमें बच्चों O2 MnO2 से ऑक्सीजन निकल जाती है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन होता है। MnO2 अपचयित हो रहा है। और HCl में हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन का निकलना उपचयन होता है, तो HCl का उपचयन हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड सही थे। करेक्ट आंसर लगाना था आपको सी, केवल 1 और 2। क्षारकों के विषय में निम्नलिखित सही कथन चुनिए। आपको 4 कथन दिए थे। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ये नीले लिटमस को लाल नहीं करते बच्चों। क्षारक पदार्थ लाल लिटमस को नीला करते हैं। pH का मान 7 से कम होता है, गलत है। 7 से ज़्यादा होता है। क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर था डी, क्षारकों का रंग फिनोप्थलीन की बूंदें मिलाने पर गुलाबी हो जाता है। ये आपने प्रयोग में करके देखा भी होता है। तो करेक्ट आपको डी पर निशान लगाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 नीचे दी गई तालिका में अध्ययन करके आपको निकालना था। यहाँ पे आपको अम्ल और क्षार दिए थे, तो आपको अम्ल और क्षार से लवण की प्रकृति निकालनी थी। यहाँ पर HCl और NaOH दोनों प्रबल हैं, तो उदासीन होना चाहिए था लवण। H2CO3 और NaOH ज़्यादा प्रबल है, H2CO3 दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ पर लवण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए थी? क्षारकीय है। ये भी गलत हो गया। H2SO4 NaOH, यहाँ पर लवण की प्रकृति दोनों प्रबल हैं, तो लवण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए थी? उदासीन। तो ये अम्लीय लिखी है, गलत हो गया। सोडियम एसीटेट लवण बनता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। NaOH एक प्रबल क्षार है, तो ये कैसा होना चाहिए था? लवण क्षारकीय। यहाँ पर क्षारकीय लिखा है, तो करेक्ट आंसर था डी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की संतुष्टि के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से नियम के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है?
तो कथन सही नहीं है। अभिकारकों में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादों में उपस्थित द्रव्य के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, हम संतुलित करते हैं, सही है। सी जो था ये अभिकारकों का रासायनिक संगठन अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात समान रहता है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनते हैं तो जो अभिकारक होते हैं उनके संगठन बदलते हैं, ये गलत है, समान नहीं रहता, तो ये गलत था। आपको सी पे निशान लगाना चाहिए था। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर सी था। यहाँ पर चित्र दिखाया गया था ए और बी। ए थी आपकी फुफ्फुस धमनी जो रक्त को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या, इसमें कौन सा रक्त होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है क्योंकि ये फेफड़ों में ले जाती है। और जो फेफड़ों से लाने वाली होती हैं फुफ्फुस शिराएं, वो ऑक्सीजनित रक्त को बाएं अलिंद में लाकर छोड़ती हैं। तो बायां अलिंद होता है आपका बी, बायां लिंग में ला रही हैं, ये फुफ्फुस शिराएं हैं। तो इसमें रुधिर ए कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को फुफ्फुस तक ले जाती है, बिल्कुल सही था। और बी ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को फुफ्फुस से ले आती है, ये लाती है, ये भी बिल्कुल सही था। यहाँ पर आपको तीसरा दिया हुआ था, इस रुधिर वाहिका से यानी बी से रुधिर प्राप्त करने के बाद बायां लिंग शिथिल हो जाता है। वैसे तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर आपने इस पर ए पर सही निशान लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है, और सी भी, ये इसका डी भी करेक्ट है क्योंकि 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। अगर तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए अगर आपने डी पर निशान लगाया है। अगर ए पे लगाया है वो भी करेक्ट है और डी पे लगाया है वो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है श्वसन के बाद ऑक्सीजन उपलब्ध, अगर श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो बच्चों जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, उत्पाद क्या क्या बनते हैं। ये अवायवीय श्वसन का केस है। अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनते हैं, आप सभी को पता है। तो करेक्ट आंसर बी था, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन निकालने थे आपको। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन, ये गलत है। गैसों के विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरल विसरण पर्याप्त है, ये वाक्य सही है। जीव में विशिष्ट ऊतक विभिन्न कार्यों को करते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक कोशिक जीव है। भोजन ग्रहण करने के लिए जीव की संपूर्ण सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, ये सही है। तो सेकंड और फोर्थ सही था, करेक्ट आंसर था सी, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा शरीर के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता। यूरिया अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पौधे में नहीं निकलता। रेजिन और गोंद निकलता है, शुष्क पत्तियां झड़ती हैं, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। और अधिक के जल भी जो पत्तियों से निकलता है ये भी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था, आपसे पूछा था कौन सा अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता, करेक्ट आंसर आना चाहिए था बी, यूरिया। यहाँ पर आपको मानव में श्वास चक्र की अवधि ए में एक के संदर्भ में एक नीचे चित्र दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो आपको सही निकालने थे। फुफ्फुस में वायु के अपशिष्ट आयतन को घटाने में ए क्या चीज़ है बच्चों, ए है डायाफ्राम, जो फेफड़ों से नीचे लगा होता है। तो डायाफ्राम के कार्य सही बताने थे आपको। वायु के अपशिष्ट आयतन को घटाने में सहायता करता है, सही है। ए हम श्वास लेते हैं तो चपटा हो जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे ही हम सांस लेते हैं ऊपर उठ जाता है, ये गलत है। और वक्ष गुहिका के आयतन को बड़ा करने में सहायक है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था डी, 1 2 एंड 4 तीनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर किस पे लगाना था, डी। यहाँ पे स्टोमेटा का चित्र दिया है, ये बंद स्टोमेटा है। आपको बताना है कि कौन सी परिस्थिति सही है। यहाँ पर द्वार कोशिकाओं में जब जल की अधिक मात्रा आती है तो ये द्वार खुल जाते हैं। अधिक मात्रा में गैसों का विनिमय हो रहा है, ये गलत है। द्वार कोशिकाओं में अधिक मात्रा में जल का बाहर निकलना, जल बाहर निकलता है, ये संकुचित हो जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था सी, द्वार कोशिकाओं से अधिक मात्रा में जल का बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसी एक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको पता है सौर भट्टी और सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पश्चदर्शी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शॉपिंग मॉल में भी सुरक्षा दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं या समतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर था ए।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 4 चित्र दिए हुए थे, डायग्राम बने हुए थे। आपसे पूछा गया था नीचे दी गई व्यवस्थाओं में ए बी की वह कौन सी स्थिति की सही स्थिति है जिसमें उसे सफलता देगी। कोई छात्र किसी बिंब ए बी का आवर्धित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है। आवर्धित यानी बड़ा। तो इन चारों में आप देखिए कि यहाँ पर आवर्धित प्रतिबिंब किस स्थिति में बनेगा। जब हम वस्तु को 2F1 और 2F और F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो वस्तु का 2F2 से परे प्रतिबिंब बनेगा और जो बनेगा आवर्धित। तो आंसर था सी, करेक्ट आंसर था। यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख में प्रकाश का कोई प्रयोग करने में किसी प्रकाशिक युक्ति का उपयोग दर्शाया गया है। प्रकाशिक युक्ति को आपको बताना है कि ये कौन सी होनी चाहिए। तो पहली बात कि जब किरणें इसमें से आर पार निकल रही हैं तो ये लेंस होना चाहिए। अब लेंस कौन सा होना चाहिए बच्चों? जो किरणों को फैलाता है। तो किरणों को फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस में किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं मगर अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तो ये कौन सा होना चाहिए? करेक्ट आंसर बी, अवतल लेंस। यहाँ पर आपको वायु से प्रारंभ होकर ए अवर्तनांक 1.5, बी अवर्तनांक 1.33 और अवर्तनांक सी का अवर्तनांक 2.42। तो आपको 3 अवर्तनांक दिए हैं 3 माध्यम के। आपसे पूछा गया था कि किरण सी वायु से निर्गत होती है, नीचे दिए गए माध्यमों के युग्मों में से किस में कम झुकती है। तो बच्चों जिस 2 माध्यम में अवर्तनांक का अंतर सबसे कम होगा उसमें किरण कम झुकेगी। वायु का अवर्तनांक कितना होता है? 1। तो वायु में जब निकलेगी तो वायु आपसे कंपेयर करने को लिए नहीं कहा गया था ए बी सी। तो यहाँ पर ए और बी का अंतर कम है बजाय कि बी और सी के या ए और सी के। तो यहाँ करेक्ट आंसर आना चाहिए था ए बी, क्योंकि इनमें अवर्तनांक में अंतर कम है। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था बी, ए डैश बी। प्रकाश में 21 क्वेश्चन। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकीर्णन के लिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी, ए करेक्ट था, बी भी करेक्ट था। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग वायुमंडल के कणों के साइज पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में लाल वर्ण का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, ये भी सही है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश प्रकीर्णित होता है, ये गलत था। तो आपको सही नहीं है निकालना था, तो करेक्ट आंसर सी आना चाहिए था। और जो चौथा था वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि नीले रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है छोटे कणों से और इसीलिए नीला रंग हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो करेक्ट आंसर सी आना चाहिए था। यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको एक चित्र बनाया हुआ है और इनसे विशिष्टताएं पूछी हैं। पहली बात, आपको चित्र देखते हुए समझ जाना चाहिए बच्चों, एफ और पी के बीच में वस्तु रखी है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आवर्धित बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपको चिन्ह परिपाटी बतानी थी, तो क्योंकि ये आवर्धित बनेगा तो चिन्ह कैसा आना चाहिए था? आवर्धन 1 से अधिक होना चाहिए था और चिन्ह सीधा बनेगा तो धनात्मक होना चाहिए था। तो आंसर करेक्ट है बी, चिन्ह धनात्मक, आवर्धन का मान 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक आरेख बना के दिखाया गया है। ए बी सी 3 माध्यम दिखाए गए हैं और 3 माध्यम में आपको अपवर्तन और आपतन कोण दिखाए गए हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपको 3 माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से ए से बी में प्रवेश करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, फिर सेम बी में चलती है, बी से चलने के बाद जब सी में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपसे पूछा था सही कौन से, तो कौन से 2 एंगल बराबर होंगे? एंगल के रिलेशन में आपसे आंसर पूछे गए हैं, आंसर बताए गए हैं। तो आप एंगल 2 और 3 यहाँ पे बराबर होंगे क्योंकि एक ही माध्यम में बनने वाले एंगल हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पर आपको एक्स और वाई श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 2 सिरे वर्ण या रंग है। वाई का वर्ण किसका निरूपण करता है? उल्टा करके आपको ये प्रतिबिंब जो आपको प्रिज्म दिया गया है वो उल्टा करके दिया गया है। तो प्रिज्म उल्टा दिखाया गया है तो वाई किसका वो करता है? वाई लाल रंग का करता है निरूपण। तो इसमें से आपको कौन सा सही छांटेंगे? सही निकालना था विकल्प। तो लाल रंग का प्रयोग हम खतरे के सिग्नलों को रंगने के लिए करते हैं क्योंकि ये इसकी तरंग दैर्घ्य लंबी होने के कारण हमें दूर से लाल रंग या खतरे का निशान दिख जाता है। तो करेक्ट आंसर था सी, खतरे के सिग्नलों या संकेतों को रंगने का वर्ण है वाई। क्वेश्चन नंबर
25 में आपको तापीय विघटन को निकालना था। यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन दी है। पहली रिएक्शन थी वैद्युत विघटन था, वियोजन वैद्युत रूप से होता है। बी में प्रकाशीय विघटन था, CbAgCl प्रकाशीय विघटन था। तापीय विघटन निकालने के लिए आपको क्या करना था? करेक्ट आंसर था डी, CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, तो करेक्ट आंसर डी था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 में एक टेबल दी हुई थी और नमूने दिए थे प्राकृतिक स्रोत, नींबू का रस, संतरा, सिरका और तनु एस्टिक अम्ल, और उनके पीएच दिए थे। पीएच को देख के आपको क्या लगाना था? इन नमूनों को आयन सांद्रता का अवरोही घटता क्रम निकालना था। घटने का क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, तो सिरके का सबसे ज़्यादा है तो 2 को आपको सबसे पहले रखना था, उससे कम 1 का, उससे कम 4 का और उससे कम C का। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था C। यहाँ पर आपको पीएच दिए हुए थे, आपको घटता क्रम लगाना था, आपको देख देख कर इसको घटते क्रम में व्यवस्थित कर देना था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 27 में एक आरेख दिया हुआ है और सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे आरेख में क्या बन रहा है? यहाँ पर आरेख में आपको क्या रखा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है और यहाँ पर एक नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा होना चाहिए, क्या लिया गया होगा परख नली में, पी क्या चीज़ होगी? K2CO3, Cl2 गैस, Cl2 गैस नहीं निकलेगी। जब हम इसमें चूने का पानी ले रहे हैं तो वो चूने के पानी को दूधिया करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए। तो 2 में निकल रही है आपकी बी में KHCO3, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर ये वाला वाक्य गलत हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा K2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूधिया हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आना था डी। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको संरचना यौगिक CaCl2 का सही चित्रण करना था। सही चित्रण करने में आपको इन चारों में से कोई भी पूरा सही नहीं था, मगर डी में आपको कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आने थे, तब ये सही होता। आपने डी को लगाया है या किसी को भी लगाया है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाने वाला एक चित्र विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाने के लिए आपको 4 दिए हैं। आपको पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया किस में दर्शाई जा रही है, तो आपको विस्थापन अभिक्रिया इसमें से किस में दर्शाई जा रही है ये छांटना था। NaCl और कॉपर कम क्रियाशील है, यहाँ विस्थापन नहीं होगा। यहाँ इसके बाद AgNO3 में कॉपर धातु, तो कॉपर जो है Ag से सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, विस्थापित कर देगी। थर्ड में Al2SO4 में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से अधिक क्रियाशील है, विस्थापित कर देगा। ZnSO4 में आयरन डाला जाता है, आयरन कम क्रियाशील है, तो आयरन कम क्रियाशील है तो इसको आयरन जो है Zn को विस्थापित नहीं करेगी। इसका करेक्ट आंसर बी आना चाहिए था, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ZnSO4 में अगर हम आयरन डालेंगे, आयरन जिंक से कम क्रियाशील है, तो आयरन जिंक को विस्थापित नहीं करेगी, तो करेक्ट आंसर बी आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कौन से लवड़ों में क्रिस्टल का जल नहीं होता? तो विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा। बच्चों, बेकिंग सोडा में और विरंजक चूर्ण में क्रिस्टलन का जल नहीं पाया जाता, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था डी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अभिकथन और रीज़न दिए हुए हैं। आपको अभिकथन और रीज़न में से सही और गलत 4 ऑप्शन में से निकालना था। अभिकथन था आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। NaHCO3 एक दुर्बल असंचारक क्षारकीय, ये भी अपने में सही है। करेक्ट आंसर था बी, दोनों सही हैं पर आर उसकी सही व्याख्या नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माशोषी, ये गलत है, ऊष्माशोषी नहीं है, ऊष्माक्षेपी होता है दहन। मीथेन गैस ऑक्सीजन से प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, ये सही, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था डी, ए गलत, बी सही। क्वेश्चन नंबर 33 में पादप वृद्धि के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, ये सही है। और पादप में मृदा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिजों जैसे कच्चे पदार्थों का निकटतम स्रोत सबसे प्रचुर मिट्टी होता है, ये भी सही है, मगर ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आना था? बी। क्वेश्चन नंबर 34 में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही है। और दोपहर की तुलना में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल में चली गई दूरी कम होती है, तो सूर्यास्त के समय दूरी अधिक चलनी होती है, गलत है, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था इसका सी। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया था
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा, का आमाशय में भोजन को पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये सही है क्योंकि ये अम्लीय माध्यम बनाता है और पाचन में, जिससे प्रोटीन के पाचन में सहायता मिलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन को पचाने में एंजाइमों के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है या उत्पन्न करता है। ये तो सही था, तो ए करेक्ट आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको एक प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन, कौन सा चरण, इसने एक बच्चे ने चरण लिखे हैं इसके कि कौन सा किस प्रकार से उसने ये व्यवस्था करके प्रयोग किया है। आपको पूछा गया था कि कौन सा चरण सही नहीं है, तो आपको क्या करना था बच्चों, चारों को ध्यान से पढ़ना था। ये दोनों गमलों को कम से कम 3 दिन अंधेरे कमरे में रखना था, ये सही होता है। बेलजारों की तली को वायुरुद्ध बनाना था, ये भी सही होता है। स्टार्च परीक्षण के पश्चात दोनों गमलों को धूप में रखना था। परीक्षण के बाद आप दोनों गमलों को धूप में रखते हैं या नहीं रखते हैं, या के पश्चात आपको धूप में रखने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, तो ये गलत है। स्टार्च परीक्षण से पहले रखना था 1 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। यहाँ पर आपको 2 जंतुओं की, मछली और मानव की श्वसन की संरचना दिखाई गई है और आपसे पूछा गया है उस अभिलक्षण को चुनिए जो इन दोनों के लिए सत्य हैं। दोनों के लिए सत्य हैं। दोनों जंतु के शरीर के अंतः स्थापित हैं, गलत। एक बाहर एक अंदर। गैस के विनिमय के लिए दोनों की पतली और आर्द्र सतह होती है, ये बिल्कुल सही है। गैसों के विनिमय या आदान प्रदान के लिए दोनों की सतह पतली और आर्द्र होनी चाहिए। तो आपको दोनों के लिए सत्य चुनना था, करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको एक चित्र दिखाया गया है। एक मानव जो है उसमें श्वास छोड़ रहा है और चूने का पानी दिया है। चूने का पानी हमारे श्वास छोड़ने से दूधिया हो जाता है। आपको क्या निकालना था इसमें, तो क्या निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है, आपको इससे क्या निष्कर्ष निकलता है चित्र से, ये बताना था। अंतःश्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता अधिक होती है। अंतःश्वसन गलत है ये। किण्वन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये भी गलत है। निःश्वसन यानी वायु को बाहर निकालना, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता अधिक होती है, ये बिल्कुल सही था। तो आपको सी पे निशान लगाना चाहिए था। किण्वन से इसका कोई लेना देना नहीं है। किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, ये गलत है। यदि कोई लेंस, क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई लेंस सूर्य की किरणों को अपने प्रकाशिक केंद्र पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित करता है, अभिसरित का मतलब हुआ मिलाता है, तो मिलाता है तो कोई लेंस है, उत्तल लेंस होगा ये। आपको क्या निकालनी है, क्षमता। क्षमता बराबर P=1/f। f कैसा होना चाहिए, मीटर में। 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना था, तो 0.2 मीटर। 1/0.2 को जब आप काटेंगे तो ये आएगा 5। तो आंसर आना था +5, क्योंकि ये अभिसरित करता है, एक्चुअल में मिलाता है, तो +5 डी इसकी क्षमता आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 40, किसी अभिसारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दर्पण से बिंबिक को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि उसका आभासी प्रतिबिंब बने। आभासी एक ही स्थिति में बनता है जब हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं बच्चों, एफ और पी के बीच में। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आधी होती है उसकी। तो 15 सेंटीमीटर तो आपको फोकस और पी के बीच में रखने के लिए 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर था डी, 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच। बाघ की शुद्रांत की लंबाई की तुलना में हरिण की शुद्रांत की लंबाई अधिक होती है। हरिण शाकाहारी जानवर है, जबकि बाघ मांसाहारी। शाकाहारी के भोजन में कैसा होता है, सेलुलोज ज़्यादा होता है। सेलुलोज ज़्यादा होने के कारण छोटियाँट या क्षुद्रांत की जो लंबाई है वो अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर, कारण क्या है, कारण है उपयुक्त भोजन का प्रकार। जो भोजन अलग अलग प्रकार का करते हैं इसीलिए शुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। करेक्ट आंसर था बी। फ्लोएम ऊतक के उन 2 अवयवों की पहचान कीजिए जो पादपों में भोजन का परिवहन करते हैं। फ्लोएम 4 तरह के ऊतकों से मिलकर बना होता है, तो आपको उन 2 ऊतकों के नाम बताने थे जो परिवहन में सहायक हैं। तो परिवहन में कौन से सहायक होते हैं, चालनी नलिका और सहकोशिकाएं। तो करेक्ट आंसर था बी, चालनी नलिका और सहकोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 48, कोई अभिसारी लेंस किसी बिंब का साइज से 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित यानी बड़ा, तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है
यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो लेंस से बीम की दूरी क्या होगी। ये आपको एक न्यूमेरिकल है जिसको u और v की वैल्यू और m की वैल्यू आपको दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग निकालना था। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था बच्चों लगभग F2 और F1 के बीच में रखना चाहिए था -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होना चाहिए ये, क्योंकि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये माइनस में आना चाहिए और F2 और F1 के बीच में रखना चाहिए, जिससे कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। वो 2F2 के बियॉन्ड बनेगा, से परे चित्र बनेगा। इसमें यहाँ पर एक चित्र आरेख दिया गया था। दिया गया आरेख में आपको उस कथन को छांटना है जो कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सी पर अवतल दर्पण दिया हुआ है। सी यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर वस्तु का समान आकार का और सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सही है। प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि समान आकार का बनता है। तो करेक्ट आंसर बी आना चाहिए था, आवर्धित नहीं बनता, ये गलत है। यहाँ पर दिए गए आरेखों में 1, 2, 3 अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2 और N3 दिए गए हैं। 3 अपवर्तनांक दिए गए हैं और उनके अपवर्तन और आपतन कोण दिए हुए हैं। तो अपवर्तन और आपतन कोण का आपको कंपैरिजन दिया गया है। तो इसमें कौन से दो कोण बराबर होंगे या कौन से कोण बड़े छोटे होंगे, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कि जो N3 है उसमें किरण का झुकाव प्रकाश की किरण का सबसे अधिक है, तो अपवर्तनांक N3 का सबसे ज़्यादा होगा। तो N3 जो है N1 और N2 से अधिक अपवर्तनांक वाला होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, N3 ग्रेटर देन N1। बाकी कोई भी करेक्ट नहीं है इनमें से। N3 का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सत्य छांटना था, आपको डी पे निशान लगाना था। N3 अधिक है N1 से। यहाँ पर आपको माध्यम ए का अपवर्तनांक 1.5, बी का अपवर्तनांक 1.33। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो ए और बी की चाल निकालनी थी। चाल निकालने के लिए आपको पता है N = C/V वाला फॉर्मूला लगाना था आपको और दोनों की चाल निकालनी थी। तो 3/1.5 करते तो इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ आती। अगर आप 3/1.33 करते तो इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल 2.25 आनी चाहिए थी × 10⁸ तो करेक्ट आंसर आता है इसका डी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2.25। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था बच्चों, इसको करके देखना चाहिए था आपका। करेक्ट आंसर डी आना चाहिए था। कोई बिंब जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, अपसारी दर्पण है, यानी कि अपसारी दर्पण यानी ये अवतल दर्पण हो गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई थी। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी थी। ये पूरा न्यूमेरिकल दिया हुआ था आपको इसमें दर्पण का लेंस का जो था सूत्र लगा कर निकालना था। इसका करेक्ट आंसर आना था C +1 सेंटीमीटर। सी पे निशान लगाना चाहिए था। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और जिसमें क्या दिया हुआ है, आपको pH वैल्यू दी हुई है और मिलाए गए HCl का आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है संबंधित सही कथनों को चुनिए ग्राफ को देखकर। जल में अम्ल घोलना अत्यधिक ऊष्माशोषी है। जल में अम्ल घोलना ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी होती है, गलत हो गया। अम्ल मिलाने पर विलयन का pH तीव्रता से बढ़ता है। अम्ल मिलाने पर pH जो है वो 7 से नीचे जाएगा, जल में मिलाया जा रहा है, तो ये गलत हो गया। अम्ल मिलाने पर pH तीव्रता से घटता है, ये सही है। टोटी के जल का pH लगभग 7 होता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा निकला? 3rd और 4th सही थे। C करेक्ट आंसर था, 3rd और 4th करेक्ट हैं। यहाँ पे प्रकरण वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं। यहाँ पर किसी छात्र ने PQRS लेकर धातुओं को गुणधर्मों के अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए। उसने प्रयोग से जो प्रेक्षण निकाले वो यहाँ पर लिखे गए हैं। धातु आर को छोड़कर अन्य सभी को चाकू से नहीं काटा जा सकता। आर को ही काट सकते हैं। तो आर कौन सी होगी बच्चों धातु? आर होनी चाहिए सोडियम या पोटेशियम। धातु P ने ऑक्सीजन से संयोग करके कोई ऑक्साइड M2O3 बनाया जिसमें अम्ल और क्षार को दोनों से, तो ये उभयधर्मी होना चाहिए, एल्युमिनियम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। जल से अभिक्रिया के 4 आपको दिए गए हैं। ठंडे जल और गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं हुई, भाप से अभिक्रिया हुई, ये एल्युमिनियम या आयरन हो सकता है, तो एल्युमिनियम लिखा हमने।
और क्यू गर्म जल से अभिक्रिया हुई और धातु जल पर तैरने लगी, ये मैग्नीशियम या कैल्शियम हो सकती है धातु। ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया हुई, ये सोडियम या पोटेशियम धातु हो सकती है। एस जल से कोई अभिक्रिया नहीं हुई, ये कॉपर हो सकता है, कॉपर जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता, या लेड। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा गया है आपको दी गई धातुओं में से किसका, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। तो क्वेश्चन था आपका, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन था दी गई धातुओं में किसका भंडारण केरोसिन तेल में किया जाता है। तो केरोसिन तेल में आर का भंडारण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर था इसका बी आर। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया था दी गई धातुओं में धातु क्यू है, क्यू क्या हो सकती है। तो क्यू एक उभयधर्मी धातु हो सकती है। दी गई धातुओं में क्यू कौन सी धातु है, तो क्यू धातु आपकी कौन सी हो सकती है बच्चों, जिंक हो सकती है। करेक्ट आंसर इसका जिंक है। क्यू यहाँ पर आपने लिखी हुई थी, कौन सी धातु है क्यू आपकी, Ca या Mg। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था इसका, क्यू धातु हो सकती है मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था बच्चों मैग्नीशियम या कैल्शियम, ये नहीं आना चाहिए था आपका। इसमें करेक्ट आंसर ये नहीं आना चाहिए था, करेक्ट आंसर ये वाला ही आना चाहिए था, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया था उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातु कौन सी है। तो वो पी होती है। यहाँ पर देखिए आपने पी में लिखा है कि दोनों से क्रिया करती है, ठंडे गर्म जल से अभिक्रिया नहीं, ये पी में पी ऑक्सीजन से संयोग करके कोई ऑक्साइड M2CO और अम्ल क्षारक दोनों से, तो प्री धातु उभयधर्मी होगी। तो आपको पी क्वेश्चन 51 में पूछा गया था उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था पी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 52 में पूछा गया था इन चारों धातुओं की अभिक्रियाशीलता का आरोही बढ़ता क्रम बताइए। आरोही यानी बढ़ने वाला क्रम। तो सबसे पहले हम बढ़ने क्रम में कौन सा रखेंगे, सबसे पहले जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। तो सबसे कम क्रियाशीलता बच्चों किसकी थी, एस की, उसके बाद पी की, उसके बाद क्यू की, और आर जो सोडियम या पोटेशियम धातु थी वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील थी। तो करेक्ट आंसर था इसका, इसमें करेक्ट आंसर आना चाहिए था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अपोहन की क्रिया या डायलिसिस की क्रिया का डायग्राम दिया हुआ था आपको। डायग्राम में आपको बताया गया था पैराग्राफ में कि डायलिसिस में क्या होता है, रक्त को किस प्रकार कृत्रिम रूप से छाना जाता है या शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अपोहक में बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाएं होती हैं जो सहायता करती हैं। ये नलिकाएं क्या सहायता करती हैं बच्चों, अपोहन द्रव से अवशिष्ट पदार्थों को गुजारने में सहायता करती हैं। इनसे गुजरने के बाद अवशिष्ट पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था सी। क्वेश्चन 54 में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का कार्य नहीं है अपोहन में। तो अपोहन में और जो प्राकृतिक रूप से डायलिसिस होती है बच्चों, उसमें एक अंतर होता है। अपोहन जो या कृत्रिम या डायलिसिस जो होती है, कृत्रिम रूप से जब हम रक्त को छानते हैं तो क्या होता है, रुधिर से पुनर्अवशोषण का कार्य नहीं होता। तो रुधिर में आवश्यक पोषकों का पुनर्अवशोषण करना ये अपोहन में नहीं होता, इसलिए ये सही नहीं था। करेक्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 55 में अपोहन के बाद विलयन में किसकी प्रचुरता होती है। अपोहन होने के बाद विलयन बचेगा जो, उसमें क्या होगा, यूरिया और आदि के लवण पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आना था ए। मानव वृक्क में वृक्काणु का कौन सा भाग है जो निश्चित पदार्थों का पुनर्अवशोषण करता है, वो नलिकाएं होती हैं। करेक्ट आंसर था सी, नलिकाओं में से जब गुजरता है तो पुनर्अवशोषण का कार्य होता है। यहाँ पर आपको प्रकरण दिया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के से संबंधित एक पैरा दिया गया था, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 57 पूछा गया था L1 और L2 किस प्रकार के लेंस होने चाहिए। तो बच्चों जब हम संयुक्त माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं तो उत्तल लेंस दोनों उसमें लेंस कौन से होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। करेक्ट आंसर था बी। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार L1 द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान, L1 और L2 दो यहाँ पर क्या बने हुए हैं, लेंस हैं दो। तो
L1 पहला लेंस है और L2 हमारी आँख के करीब होता है, जिसको हम नेत्रिका भी कहते हैं। तो L1 से बनने वाले प्रतिबिंब का मान पहले उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो मान 1 से अधिक होना चाहिए और उल्टा बनता है तो ऋणात्मक साइन आना चाहिए। करेक्ट आंसर था डी। फिर क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया था कि नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार L2 से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान और चिन्ह क्या होना चाहिए। तो हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है संयुक्त माइक्रोस्कोप में, तो हमें इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब सीधा दिखता है, इसलिए हमें मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक, और बड़ा दिखता है तो 1 से अधिक इसका आवर्धन होना चाहिए। करेक्ट आंसर था बी, मान 1 से अधिक और चिन्ह धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया था नेत्रिका L2 की क्षमता 5 डायोप्टर है। लेंस अपने प्रकाशिक केंद्र से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। लेंस से कितनी दूरी पर बिंब की स्थिति रखी होनी चाहिए। क्षमता कितनी है, 5, और प्रतिबिंब की दूरी है 80, तो उसकी दूरी 5 गुना हो रही है, तो आपको 80/5 कर देना था। करेक्ट आंसर कौन सा आना चाहिए था, 16 सेंटीमीटर, बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।